हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल बायोजेम एजुकेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मेल आया है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में कंक्लूड करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा, उसका टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेदर एनिमल्स और प्लांट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और अब हम जो मॉर्फोलॉजी स्टडी करने जा रहे हैं, वो स्टडी करने जा रहे हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक एंजियोस्पर्म का, उसमें शूट सिस्टम होता है। जो शूट सिस्टम होता है वो अबव द ग्राउंड होता है, और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो प्लांट होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये दो पार्ट में कंस्टिट्यूट करता है। पहला होता है शूट सिस्टम, जो ग्राउंड के यानी ज़मीन के ऊपर रहता है, और जो अंडरग्राउंड रहता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेस से शुरुआत करते हैं, रूट से स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी डाइकोटिलिडनस हैं, ऐसे प्लांट्स जो हैं, इनमें जो डायरेक्ट इलॉन्गेशन होता है रेडिकल का। आप पूछेंगे ये रेडिकल क्या होता है? तो जब आप सीड की स्टडी करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि सीड में दो पार्ट होते हैं। एक होता है एम्ब्रियो में प्लीम्यूल, और एक एम्ब्रियो में होता है रेडिकल। तो प्लीम्यूल जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है और शूट सिस्टम को फॉर्म करता है, और जो रेडिकल होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है और वो रूट सिस्टम को फॉर्म करता है। ठीक है, तो डाइकोटिलिडन्स में क्या होता है कि इसमें रेडिकल्स जो हैं वो फॉर्मेशन करते हैं एक बेसिक प्राइमरी रूट की। ये प्राइमरी रूट जो होती है ये सॉइल के अंदर आगे बढ़ती जाती है, और इससे कई सारी साइड बाय साइड लैटरल रूट्स, जिनको हम सेकेंडरी रूट्स या टर्शरी रूट्स कहते हैं, वो डेवलप होने लगती हैं। तो ये जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, जो मेन एक प्राइमरी रूट है और इसके अलावा जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट है, ये सब मिलाकर एक पूरा का पूरा टैप रूट सिस्टम फॉर्म करती हैं। ध्यान रहे कि टैप रूट सिस्टम जो है वो डाइकोटिलिडन्स में ही पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलिडन्स की। मोनोकोटिलिडन्स यानी जिसमें सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है, ऐसे सीड्स को, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस प्लांट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है वो रेडिकल से डेवलप करती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, बहुत कम समय तक की रहती है, और वो रिप्लेस कर दी जाती है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ये ओरिजिनेट करता है स्टेम के बेस से। ठीक है, तो ये एक फाइब्रस सा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम, इस तरह की रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर रेडिकल से रूट्स ना निकल के प्लांट्स के किसी पार्ट से निकलती हैं और उस तरह का फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। फंक्शन क्या होता है रूट सिस्टम का? एक्चुअली से सॉइल से एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, वाटर और मिनरल्स का। इसके अलावा ये एक प्रॉपर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को, और जिससे उनको एक एनकरेज मिलता है। सपोर्ट तो मिलता ही है, एक एनकरेज मिलता है सॉइल में, जिससे प्लांट अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। और इसके अलावा जिनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये किसी किसी प्लांट्स में ये फूड मटेरियल को भी रिजर्व करने का काम करती हैं। और ये जो भी इसके प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स आप आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जिनसे प्लांट ग्रोथ करता है, इसको भी सिंथेसाइज करने का काम जो है ये रूट्स करती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक रूट का रीज़न लेके उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है,
तो ये जो रूट का एपेक्स होता है ना, ये कवर्ड होता है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। ये क्या करता है, रूट कैप का फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली रूट बहुत का जो टिप होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये रूट कैप करता है। इसके अब रूट कैप से थोड़ा ऊपर बढ़ें तो वो जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसमें पाई जाती हैं इस रीजन में बहुत स्मॉल होती हैं और ये रिपीटेडली डिवाइड करती रहती हैं, और इनके डिवीज़न से क्या होता है कि ग्रोथ होती रहती है। और इसके ऊपर जो रीजन होता है, जो इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर जो रीजन होता है, उसमें जो सेल होती हैं वो इलोंगेटेड हो जाती हैं, उसमें ग्रोथ बराबर होती रहती है, उसको हम बोलते हैं द रीजन ऑफ इलोंगेशन। और साइज़ में वो बड़ी और लार्ज हो जाती हैं, जबकि अभी हमने डिस्कस किया कि मेरिस्टेमेटिक रीजन में स्मॉल रहती हैं, जबकि रीजन ऑफ इलोंगेशन में लार्ज हो जाती हैं और इलोंगेटेड हो जाती हैं लेंथ में। और ये रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है जो रूट की लेंथ होती है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इस रीजन ऑफ इलोंगेशन से ज़रा सा ऊपर बढ़ते हैं हम, तो वो होता है रीजन ऑफ मैच्योरिटी, यानी रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। इसमें जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर हो चुकी होती हैं, और इसमें कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेती हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत टेंडर होते हैं, और जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। सब ध्यान आया आपको, रूट हेयर्स आपने पढ़ा है। ये रूट हेयर्स करते क्या हैं एक्चुअली, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि ये जो रूट होती है ये डाइकोटिलीडन्स में, मोनोकोटिलीडन्स में कैसी होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, और रूट्स का अपना स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम देखते हैं इनकी कुछ मॉडिफिकेशंस। जो रूट्स होती हैं अपनी जो इनका हैबिटेट होता है या जो इनका अडेप्टेशन होता है उसके हिसाब से बहुत सारे मॉडिफिकेशंस को ये कंसीव करती हैं। जैसे जो टैप रूट होती है कैरेट की और टर्निप की, देखा होगा जो टैप रूट होती है कैरेट की और टर्निप की। और इसके अलावा जो एडवेंटिशियस रूट होती है स्वीट पोटैटो की, वो सोलन हो जाती है, यानी फूल जाती है। वो फूलती क्यों है, क्योंकि वो अपने अंदर जो है वो फूड मटेरियल्स को वो रिजर्व कर लेती है, उसके अंदर वो रिजर्व रहता है ताकि प्लांट को पोषण मिलता रहे, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, अब जैसे मैंने एक बार अभी आपको पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ के लिए कि ये सपोर्ट करने का काम भी करती हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा बैनियान ट्री का, यानी बरगद का पेड़ तो आपने देखा है। इस बैनियान ट्री में आप देखिए कि सपोर्ट में काफ़ी लंबी लंबी जो उसके रूट हैं वो हैंग करती रहती हैं उस ट्री के आसपास, और वो ज़मीन पे आके उसको सपोर्ट करती हैं, उसका वेट उसको बियर करने में हेल्प करती हैं। तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। ठीक है, प्रॉप रूट्स आर मीन टू सपोर्ट द ट्री। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्वैम्पी एरिया, बहुत मार्शी एरिया में होते हैं। मार्शी एरिया मतलब ऐसी जगह जहाँ कीचड़ बहुत होता है, दलदल बहुत होता है, और वहाँ पे प्लांट्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऐसी कंडीशन क्या होते हैं कि प्लांट्स जो है वो डेवलप कर लेता है अपने रूट्स में कुछ पोर्स, और ये पोर्स डेवलप करने के बाद जो है ये वर्टिकली जो है रूट्स अपवर्ड होके अपवर्ड डायरेक्शन में ये ग्राउंड से ऊपर आ जाती हैं, और इनमें पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर सकती हैं। ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं निमेटोफोर्स। ये तो हुआ रूट सिस्टम, जो हम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे थे। अब हम शूट सिस्टम की बात करते हैं। तो शूट सिस्टम कंसिस्ट होता है स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, ठीक है, लीव्स, ये चार चीज़ें होती हैं। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो उसका बेस होता है शूट सिस्टम का, यानी स्टेम को। स्टेम एक्चुअली असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट होता है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ बढ़ने वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या क्या बियर करता है, ये बियर करता है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ठीक है, ये डेवलप कहाँ से करता है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप करता है, और एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप करता है। तो और स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स पे
लीव्स फॉर्म करता है ये, और 2 लीव्स की यानी 2 नोड्स की बीच की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड्स। इसके अलावा इसमें बड्स जो होती हैं वो या तो एक्सिलरी बड्स होगी या फिर टर्मिनल बड्स इसमें पाए जाएंगी। जब स्टेम यंग होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, और जैसे ये मैच्योर होता जाता है ये धीरे धीरे वुडी होता जाता है और डार्क ब्राउन हो जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? स्टेम का फंक्शन होता है कि ये ब्रांचेस को, जिसमें वो लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को बियर कर रहा है, उसको स्प्रेड करे ताकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। इसके अलावा ये कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल भी परफॉर्म करता है। इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, और जब इसमें मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं तो स्टेम मॉडिफिकेशन में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ठीक है, अब हम कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी देख लेते हैं। कभी कभी जो स्टेम होता है ना वो अंडरग्राउंड हो जाता है, और अंडरग्राउंड स्टेम रहता है, सोलेन होता है, तो वो क्या करता है, वो फूड स्टोर करने का काम करता है। जैसे रूट्स करती हैं ना अडेप्ट होके, वैसे ही ये भी फूड स्टोर करता है। जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है। ठीक है, और दूसरा एक मॉडिफिकेशन होता है कि जो स्टेम है वो टेंड्रिल्स को फॉर्म कर लेता है। ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं? टेंड्रिल्स बहुत ही स्लेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड स्टेम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइंब करने के लिए। जैसे आपने पंपकिन को डेफिनेटली देखा होगा, वाटरमेलन भी आप जानते होंगे, और आप ग्रेप वाइन्स भी जानते हैं, यानी अंगूर के पेड़ों में आपने देखा होगा कि जो स्टेम है वो टेंड्रिल फॉर्म कर लेता है, उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है और वो क्लाइंब करता है। तो ये टेंड्रिल्स जो हैं ये क्लाइंबर का काम करते हैं। ठीक है, और जो स्टेम की एक्सिलरी बड्स हैं कभी कभी ये मॉडिफाइड हो जाती हैं थॉर्न्स में, यानी नुकीले कांटों में ये मॉडिफाई हो जाती हैं, इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। और स्टेम में इस तरह के थॉर्न्स भी पाए जाते हैं। अगर आप साइट्रस का पेड़ देखें या आप बोगनवेलिया का पेड़ देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जो उसका स्टेम है उसमें एक्सिलरी बड्स जहाँ होती हैं वो मॉडिफाइड होकर स्पाइन बन जाती हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो ये अभी आपने देखा कि ये स्टेम फूड रिजर्व का भी काम करता है, ये क्लाइंबर का भी बन जाता है अपने हिसाब से, जैसा इसका अडेप्टेशन होगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, द नेक्स्ट इज द लीफ, यानी लीफ के बारे में अब हम बात करें। लीफ क्या होती हैं? लीफ प्लांट्स में लैटरल कंडीशंस में पाई जाती हैं और जनरली ये फ्लैटेंड होती हैं, यानी चपटी होती हैं। ये कहाँ डेवलप करती हैं? ये डेवलप करती हैं नोड्स पे। ठीक है, और जो एक टिपिकल लीफ होती है उस टिपिकल लीफ में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लीफ बेस, जिसको हम, और सेकंड होता है पेटियोल, और तीसरा होता है लेमिना। ठीक है, याद रहेगा ना कौन से 3 मेन पार्ट्स हैं? पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल और तीसरा होता है लेमिना। ठीक है, ये जो लीफ होती है ये अटैच रहती है स्टेम से बाय लीफ बेस। जो लीफ बेस है वो अटैच करता है, और जो पेटियोल है ये लॉन्ग होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये हेल्प करता है लीफ को होल्ड करने में। जो लेमिना होता है वो उसको हम लेमिना भी बोलते हैं और लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है और एक्सपेंडेड पार्ट होता है। इसमें वेन्स और वेनलेट्स पाई जाती हैं। इसमें जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है जिसको हम बोलते हैं मिडरिल। ठीक है, जो वेन है और जो वेनलेट्स हैं इनका काम होता है लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करना और फूड मटेरियल, मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट करना लीफ के अंदर। ठीक है, अब हम लीफ से जुड़ी कुछ और बातों को, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम लेते हैं वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन अरेंजमेंट होता है वेन्स का और वेनलेट्स का लेमिना के अंदर। किस तरह से वेन्स और वेनलेट जो है वो लेमिना के अंदर अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेनेशन। ये वेनेशन 2 तरह के होते हैं। जब वेनलेट जो होती हैं वो लीफ के अंदर एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, तो इस तरह के वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, मोस्टली ये रेटिकुलेट वेनेशन जो है ये डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। और जब
जो वेन्स हैं ये पैरेलली रन करती हैं एक दूसरे के, ठीक है। इस तरह की वेनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन और ये पाया जाता है मोनोकॉट्स में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होगा और मोनोकॉट प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ की। तो लीव्स को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक होती है सिंपल लीफ और दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में होता क्या है कि इसमें जो लेमिना है इसका ये एंटायर होता है, ये कंप्लीट होता है, ये कहीं से इंसाइज्ड या ब्रोकन नहीं होता। और जो इसमें वेन्स हैं ये इसको डिवाइड नहीं करती हैं लीफलेट्स में, ठीक है। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो मिडरिप है ये ब्रेक करती है और ब्रेक करके जो लेमिना रहता है उसको छोटे छोटे लीफलेट्स में ये डिवाइड कर देती है। तो एक पूरी लीफ कई छोटी छोटी लीव्स में डिवाइड हो जाती हैं। इस तरह की लीव्स को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड लीफ में भी दो तरह की कैटेगरी, दो तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पहला होता है पिननेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं ये एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं द रैकिस, ठीक है। ये जो रैकिस होता है इस पे ही सारे के सारे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये रैकिस जो है ये रिप्रेजेंट करता है मिडरिप को, ठीक। इस तरह का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर आप नीम ट्री देखते हैं तो नीम ट्री में जब आप नीम ट्री की लीव्स लीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें एक मेन एक्सिस है और उसके आमने सामने जो है उसमें छोटे छोटे लीफलेट्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं। एक दूसरा होता है, दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड लीव्स की, पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लीफलेट्स जो होते हैं वो अटैच रहते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, यानी कि टिप ऑफ द पेटियोल पे, ठीक है। और टिप ऑफ द पेटियोल पे ही वो अरेंज रहते हैं और एक होल जैसा वो फॉर्म कर लेते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कॉटन प्लांट में, ठीक। अब हम आते हैं फिलोटैक्सी या फाइलोटैक्सी, जो भी आप कहें। ये एक्चुअली अरेंजमेंट होता है कि लीव्स किस तरह से स्टेम पे अरेंज हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह का होता है। पहला होता है अल्टरनेट, दूसरा होता है ऑपोजिट और तीसरा होता है होल्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी की, यानी अल्टरनेट अरेंजमेंट की। अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है कि अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, यानी अल्टरनेट मैनर में जो लीफ है वो सिंगली अरेंज्ड होती हैं। इस तरह का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो चाइना रोज़ प्लांट में आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स मिलेगा। सेकेंड होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होता है कि अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड, यानी अभी तक आपने देखा अल्टरनेट में कि एक सिंगल लीव रहती है, जबकि ऑपोजिट में क्या होता है कि अ पेयर ऑफ लीफ रहता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। अगर आप गुआवा की लीव्स आप देखें तो आप पाएंगे कि उसमें अपोजिट डायरेक्शन में लीव्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और अब थर्ड होता है अरेंजमेंट होल्ड। इफ़ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ होल्ड, अगर 2 से ज़्यादा पत्तियां अगर एक ही नोड पे बॉर्न होती हैं और एक होल जैसा फॉर्म कर लेती हैं, एक सर्कल जैसा फॉर्म कर लेती हैं, तो इस तरह के जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं होल्ड अरेंजमेंट। और अल्स्टोनिया एक प्लांट होता है जिसमें आप इस तरह का अरेंजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा कि लीफ कितने तरह की होती हैं, उनमें अरेंजमेंट कैसे होता है, उनमें वेनेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कुछ मॉडिफिकेशन लीव्स का कि ये लीव्स कितने तरह के मॉडिफिकेशन को अडेप्ट करती हैं, ठीक है। कभी कभी लीव्स जो होती हैं वो टेंड्रिल्स में, जैसे स्टेम टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे लीव्स भी टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं क्लाइंबिंग के लिए। अगर आप पीज यानी मटर के पौधे में अगर आप देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि पत्तियां जो हैं वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं, ये उनका अडेप्टेशन होता है। लीव्स समटाइम्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स ऑल्सो, स्पाइंस में भी ये कन्वर्ट हो जाती हैं। आपने कैक्टस का प्लांट देखा है तो कैक्टस के प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो एक्चुअली वो स्पाइनी हो जाती हैं, वो उनका अडेप्टेशन होता है डिफेंस के लिए, ठीक है। और लीव्स जो होती हैं
अगर कभी कभी फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, जिसका एग्जांपल है ऑनियंस एंड गार्लिक। इसमें जो फ्लैशी लीव्स होती हैं, ये लीव्स जो होती हैं ये फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। हमने स्टडी कर लिया रूट, हमने स्टडी कर लिया स्टेम, हमने देख लिया लीव्स के बारे में। अब हम आते हैं फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, फ्लावर्स एक्चुअली रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं एंजियोस्पर्म में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि वेदर एपेक्स ऑफ द शूट इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूस ग्रो, यानी जो शूट का एपेक्स है वो फ्लावर में कन्वर्ट कर चुका है या वो कंटिन्यू कर रहा है थ्रू आउट जब तक उस प्लांट की लाइफ है। तो इस पे डिपेंड करते हुए इनको दो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है स्टेम की, वो ग्रो करती रहती है, वो कंटिन्यू करती है ग्रो करना, और जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं वो लैटरली अरेंज हो जाते हैं एक्रोपिटल कंडीशन में। अब आप सोचेंगे ये एक्रोपिटल कंडीशन क्या है? एक्रोपिटल को समझ लीजिए, इसमें जो नए फ्लावर्स हैं ये हमेशा जो भी आएंगे वो टॉप पे आते जाएंगे, और जितने भी फ्लावर्स पुराने होते जाएंगे वो स्टेम में नीचे की तरफ रहेंगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोपिटल कंडीशन। ठीक है, और इस इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और दूसरा होता है साइमोस। साइमोस में क्या होता है एक्चुअली कि जो मेन एक्सिस है वही टर्मिनेट कर जाती है एक फ्लावर में, तो उसके आगे ग्रोथ नहीं होती है, और जो फ्लावर्स अरेंज होते हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में होते हैं। अब आपके लिए बेसिपिटल को टर्म को मैं क्लियर कर दूं, तो बेसिपिटल जो होता है जस्ट एक्रोपिटल का ऑपोजिट होता है, और इसमें जो नए फ्लावर्स आते हैं वो बॉटम में रहते हैं, और जो ओल्ड फ्लावर्स आते हैं वो टॉप पे आते जाते हैं। अब एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करने चलें तो उसमें 4 डिफरेंट मेन पार्ट्स होते हैं जो अरेंज होते हैं एक सॉलिड स्टॉक पे या पेडिसल पे, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसके, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स जिसमें ये चारों के चारों होल्स यानी चारों के चारों पार्ट कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। और इनमें से अगर कोई भी एक डेफिशिएंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं, डेफिशिएंट का मतलब है कि इसमें से अगर कोई भी एक पार्ट नहीं रहता है तो इस तरह के फ्लावर्स को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इसमें कैलिक्स और कोरोला ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं, ये ब्यूटीफाई करते हैं प्लांट को, ये अट्रैक्शन बढ़ाते हैं प्लांट का, फ्लावर का। और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स जिनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर्स जिनमें या तो एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करता है स्टेमन, स्टेमन जिसमें प्रेजेंट होगा ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। और गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है पिस्टिल, से यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ी सी सिमेट्री को डिस्कस करने के लिए। तो फ्लावर्स में 3 तरह की सिमेट्री पाई जाती है। पहली होती है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरी होती है जाइगोमॉर्फिक, और तीसरे फ्लावर्स होते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर्स। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक को डिस्कस करें तो जब व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी फ्लावर्स को आप कहीं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें, चाहे आप किसी भी प्लेन से उसको कट करें, किसी भी अक्ष से उसको कट करें, ऐसे सिमेट्री को आप बोलते हैं रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। अगर आप मस्टर्ड का फ्लावर ले लें, धतूरा का फ्लावर ले लें या आप चिली का फ्लावर ले लें तो आप देखेंगे कि उसमें जो एक फ्लावर है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है किसी भी एंगल से, किसी भी एक्सिस से। ठीक है, अगर हम बात करें जाइगोमॉर्फिक की, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में होता क्या है कि फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन 1 पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन।
एक ही वर्टिकल प्लेन होगा जिससे उनको दो इक्वल हाफ्स में या सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर किसी दूसरी एंगल से या किसी दूसरे वर्टिकल प्लेन से अगर आप लेना चाहें तो आप उनको डिवाइड नहीं कर सकेंगे। एग्जाम्पल पीस या गुलमोहर। तीसरे होते हैं, ऐसी कैटेगरी होती है फ्लावर्स की जो इररेगुलर होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, जिनको आप इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी प्लेन से आप उनको, वर्टिकल प्लेन से आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है कैना। और फ्रेंड्स, मैंने इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 वीडियो बनाए हैं। मैं इसको 2 वीडियो में कंक्लूड करूँगी, मैंने पहले बता दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आप काफ़ी कुछ इससे सीखेंगे, काफ़ी कुछ अपने नोट्स बना सकेंगे इससे। देन आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।